तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जेड इफेक्टिव की और केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट की। ठीक है, जब ये दो टॉपिक हमें समझ में आएंगे तब हम समझ पाएंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो देखते हैं, पहले देखते हैं केमिकल नेचर, और वो हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। किस तरीके से? जैसे कि अब ये केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है उसको जानते हैं। ठीक है, सपोज करो आपके पास दो एटम हैं, दोनों एटम हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, क्या इस एटम के पास प्रोटॉन होंगे? हाँ होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे? एक। इसके पास भी कितने प्रोटॉन होंगे? एक होंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। सेंटर में न्यूक्लियस है, इसी के पास क्या है? प्रोटॉन। और आउटसाइड शेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से दूसरा एटम होगा। ये दोनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। अब यहाँ पर देखो, प्रोटॉन जो होता है उसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास होता है नेगेटिव चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। अगर इसकी हमने क्या किया, एक ही इसके इस एटम के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने इस दूसरे एटम को डाल दिया तो ठीक है, इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये दोनों एटम पास पास आएंगे। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, और ये भी हो सकता है ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल करे। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन हो सकता है। अगर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? रिपल्शन फोर्स के कंपैरिजन में। अगर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी तो ये चार्ज पार्टिकल यानी कि ये जो एटम है पास पास आएगा। अगर ये एटम पास पास आएंगे तो यहां पर होगी एनर्जी रिलीज। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये एटम रिपल्शन के जाते हैं तो यहां पर हमें एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती। ठीक है, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ती, खुद तो जाता नहीं, एनर्जी हमें देनी पड़ती। तो मैं लिख देता हूं एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया, जब भी चार्ज पार्टिकल अगर पास पास आ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं? पास पास आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और अगर चार्ज पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं तो क्या होगा? हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब एनर्जी। इतना आया समझ में? ठीक है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अगर ये समझ में आया हो तो हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है जेड इफेक्टिव। अब इस जेड इफेक्टिव को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, जेड यहां पर क्या होता है? जेड होता है एटॉमिक नंबर। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इस चीज को समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 3 पर्सन हैं, पहले 2 पर्सन लेके चलते हैं। यहां पर 2 पर्सन हैं,
एक पर्सन बिल्कुल न्यूट्रल है, उसका मूवमेंट कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। इनका मैं नाम भी लिख देता हूँ, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। पर्सन बी बिल्कुल न्यूट्रल है, ये कहीं पर भी इसका झुकाव नहीं है, कहीं पर भी जाना नहीं चाहता, लेकिन पर्सन ए इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। पर्सन ए अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड खींच रहा है, ठीक है। और ये खींच रहा है कितनी फोर्स से, ये खींच रहा है 100 न्यूटन की फोर्स से, ठीक है। तो सवाल ये है कि बी पर कितनी फोर्स लगेगी, तो आंसर होगा बी पर फोर्स लगेगी 100 न्यूटन। इस पर भी कितनी फोर्स लगेगी, 100 न्यूटन लगेगी, ठीक है। ये है केस 1। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या होगा, इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये है केस 2। केस 2 में एक और पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये तीसरा पर्सन क्या कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में पर्सन बी को खींचता है, ठीक है। ये है पर्सन सी। पर्सन ए खींच रहा था कितने न्यूटन की फोर्स से, 100 न्यूटन की फोर्स से, किधर, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। पर्सन सी पर्सन बी को खींच रहा है राइट हैंड साइड। अब ये जो इसकी फोर्स है, इसकी फोर्स है 20 न्यूटन, ठीक है। अब आप ये बताइए कि बी पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, तो बी पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, बी पर जो नेट फोर्स लगेगी वो होगी 80 न्यूटन। 80 न्यूटन तो होगी, पर किस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। पर्सन ए कितनी फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन। पर्सन बी पर कितनी फोर्स लग रही है, 80 न्यूटन। और पर्सन सी कितनी फोर्स लगा रहा है, 20 न्यूटन लगा रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर आपको ये दो केस समझ में आए होंगे तो इसको हम रिलेट करेंगे जेड इफेक्टिव से, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव में क्या होता है वो देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एटम है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, उतने ही होंगे जितना इसका जेड नंबर होगा, और जेड नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। इस पे कितने प्रोटॉन होंगे, इसमें प्रोटॉन होंगे 1। इसकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 1 है। ये समझ में आया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये जो प्रोटॉन है इस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड इफेक्टिव यहाँ पर होगा, जेड इफेक्टिव की फॉर्मूला है जेड इफेक्टिव का, जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतनी ही जेड की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है। जो सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, वो कुछ कैसा है, पर्सन सी जैसा है, जो कि क्या कर रहा था, अपोजिंग फोर्स लगा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी, जेड इफेक्टिव बराबर होगा किसके, 1 के बराबर होगा। अब केस 2 को समझने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और वो दूसरा एग्जाम्पल हम हीलियम का लेते हैं, ठीक है। हीलियम, अगर हीलियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखते हो 1s2, ये है शेल नंबर। फर्स्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सेंटर में होगा न्यूक्लियस और आउटसाइड शेल होगी, फर्स्ट शेल है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं,
जेड के बराबर, जेड और प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं, और कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो चार्ज बैलेंस होता है। इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? इसमें न्यूट्रॉन 2 होते हैं। इतना आया समझ में? अब यहाँ पर देखते हैं जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन इधर कितने हैं? प्रोटॉन इधर 2 हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब ये किस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? कोई भी हम एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं जिसको हम देखेंगे कि खींच रहा है उस इलेक्ट्रॉन को। सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींच रहा है, ठीक है। खींच तो रहा है पर कितने की ताकत से खींच रहा है? तो आंसर होगा 2 प्रोटॉन की ताकत से खींच रहा है, ठीक है। 2 प्रोटॉन की ताकत से खींच रहा है। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन की ताकत से खींच रहा था? 1 प्रोटॉन की ताकत से खींच रहा था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 1 थे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने की ताकत से खींचेगा? 2 प्रोटॉन की ताकत से खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2 हैं। इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। इस इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव फोर्स जैसा काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था पर्सन ए बी सी, बी क्या था? बिल्कुल न्यूट्रल था, अपने आप पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, ठीक है। बी तो न्यूट्रल था, वो कहीं पर भी नहीं जाना जाता था। लेकिन ए क्या कर रहा था? अपनी तरफ खींच रहा था, अपनी तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और सी क्या कर रहा था? राइट हैंड साइड खींच रहा था, ठीक है। अब ये जो पर्सन बी है वो उसका मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन फोर्स ज्यादा लगा रहा है, ठीक है। अगर फोर्स ए ज्यादा लगाएगा, 100 न्यूटन लगाया था और सी ने कितने न्यूटन लगाया था? 20 न्यूटन लगाया था। तो फोर्स ज्यादा किसकी थी? फोर्स ज्यादा ए की थी। और नेट फोर्स बी पर कितनी आ रही थी? 80 न्यूटन आ रही थी। तो मतलब बी किधर गया था? लेफ्ट हैंड साइड गया था, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सोच सकते हैं, ये न्यूक्लियस पर्सन ए का काम कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर हम चेक कर रहे हैं कि जा किधर रहा है, मतलब ये तो न्यूट्रल है अपनी पोजीशन पर, तो ये क्या हो जाएगा? पर्सन बी हो जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पर्सन सी। ये क्या कर रहा है? अपोजिट फोर्स लगाने का काम कर रहा है। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं ये पर्सन ए मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसका शील्डिंग का काम कौन कर रहा है? ये बाकी के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है तो किस तरीके से करेंगे? जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया हमने। हम जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसी से मतलब समझेंगे हम जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है। जेड की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर जेड की वैल्यू जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही जेड की वैल्यू है, ठीक है। कितने प्रोटॉन की ताकत से खींच रहा है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 है। और सिग्मा की वैल्यू कितनी है? सिग्मा की वैल्यू हम निकालते हैं किससे? स्लेटर्स रूल से निकालते हैं। और स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में सिग्मा की वैल्यू होती है 0.30। कितनी होती है? 0.30। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या कर रहा है? रिपल्शन का काम कर रहा है। ये खुद पे थोड़ी ना रिपल्शन लगाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है इस वाले इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू होगी 0.30 मल्टीप्लाई कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, ठीक है। तो इसका जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू आएगी वो जेड इफेक्टिव की वैल्यू होगी 1.7, ठीक है। देखो प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कितने से लगना चाहिए? 2 प्रोटॉन की जितना इस पे अट्रैक्शन लगना चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। यही चीज बता रही है जेड इफेक्टिव। इफेक्टिवली कितना खींच रहा है? इफेक्टिवली ये खींच रहा है 1.7 की पावर से, 1.7 प्रोटॉन की पावर से। क्यों? बागी का जो रिपल्शन वाला काम कर रहा है, वो रिपल्शन वाला काम कौन कर रहा है? ये वाला इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ये समझ में आया? अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं तो अब हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। टॉपिक है आयोनाइजेशन
एनर्जी। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required, minimum amount of energy required पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, to eject an electron, minimum amount of energy required to eject an electron from its outermost shell in an isolated, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, isolated gaseous atom। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अच्छा ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि ये किसके लिए होता है, पूरे एक मोल के लिए होता है। किसके लिए होता है, एक मोल के लिए होता है। ठीक है, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। कौन से, एक मोल ऑफ एटम के लिए होता है। कौन से एटम होते हैं, गैसियस एटम होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। देखो यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और एनर्जी रिक्वायर्ड कब होगी, देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम में, एटम के सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, सपोज करो सेंटर में फिर से न्यूक्लियस बना देता हूँ, फिर पहली शेल, दूसरी शेल। अब सपोज करो इस दूसरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अट्रैक्शन शो हो रहा होगा, इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को मैं निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं निकालना चाह रहा हूँ। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, अब एनर्जी रिक्वायर्ड है मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ना, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। और ये जो एनर्जी हम देंगे किसकी फॉर्म में देंगे, हम फोटॉन्स की फॉर्म में देंगे। फोटॉन्स की फॉर्म में हमने एनर्जी दी। ठीक है, यहां पर देखो ये इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। यहां पर प्रोटॉन है, इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये अट्रैक्शन में थे, ये सिस्टम पहले अट्रैक्शन में था, इस अट्रैक्शन को हम तोड़ रहे हैं। तोड़ रहे हैं मतलब दूर ले जाना चाह रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम दूर ले जाना चाह रहे हैं। और मैंने बताया जब भी आप चार्ज पार्टिकल को दूर दूर लेके जाओगे तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ना, तभी तो हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो मतलब प्रोसेस कौन सी होगी, ये जो प्रोसेस होगी ये प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं। और जब भी हम एनर्जी देते हैं तो प्रोसेस कौन सी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। इतना आया समझ में। अब डेफिनेशन का ये हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें चार्ज पार्टिकल को दूर दूर करना है। टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, इसका मीनिंग क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब दिमाग में ये सवाल आता है गैसियस एटम ही क्यों। देखो
आइसोलेट जो हो सकता है, आइसोलेट का मतलब होता है अकेलापन। जैसे कि आपने ये शब्द सुना होगा, आज मैं आइसोलेट जैसा फील कर रहा हूँ, मतलब अकेला जैसा फील कर रहा हूँ। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? अकेला। अब अकेला एटम कब हो सकता है? जब गैसियस हो। अगर आप सॉलिड की बात करोगे, सॉलिड के केस में एटम काफी पास पास होते हैं, तो हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं। करेंगे तो फिर वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में तो चेंज होगा। लिक्विड के केस में भी कंपैरेटिवली गैस के मुकाबले एटम क्या होते हैं? पास पास होते हैं। लेकिन गैस के केस में क्या होता है? गैस के केस में एटम्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन पास आ भी सकते हैं ये। अगर पास आएंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो वंडरवाल फोर्स लगती है, एक तरीके का इंटरेक्शन होता है। लेकिन इस तरीके का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का गैसियस मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब इन एटम को पास पास नहीं आना चाहिए। अब भाई इंटरेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा? इंटरेक्शन से फर्क पड़ता है, उस इंटरेक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसे इंटरेक्शन से फर्क पड़ेगा। सपोज करो ये एक गैसियस एटम है, ये भी एक गैसियस एटम है, घूम फिर के ये गैसियस एटम इधर आ गया। अब ये दो गैसियस एटम पास पास में, ठीक है। आइसोलेट नहीं बोलेंगे, आइसोलेट होता तो अकेला होता, ठीक है, अकेला बिल्कुल, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? ये गैसियस एटम घूम फिर के एक दूसरे के पास पास आ गए। अब पास पास आ गए तो ये इंटरेक्शन शो करेगा। अगर पास पास आए तो ये क्या शो करेंगे? इंटरेक्शन शो करेंगे। भाई किस प्रकार का इंटरेक्शन शो करेंगे वो समझो। यहां पर सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके सेंटर में भी न्यूक्लियस है, इसके शेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, इसके शेल में भी इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एटम है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन शो करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। तो ये इंटरेक्शन कैसा है? ये इंटरेक्शन अट्रैक्शन है। इंटरेक्शन क्या हुआ? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो है, इसके अलावा दूसरा इंटरेक्शन हो सकता है, हाँ रिपल्शन भी तो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाए तो रिपल्शन भी लगेगा। अब हम इस तरीके का इंटरेक्शन क्यों नहीं चाहते आयोनाइजेशन एनर्जी में? हम अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों नहीं चाहते? देखो, अगर अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों एटम पास पास आएंगे और पास पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर दूर दूर जाएंगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम तो कैलकुलेट करना चाहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सपोज करो मैंने कैलकुलेट करी आयोनाइजेशन एनर्जी और वो कुछ एक्स आई, ठीक है। लेकिन अगर आइसोलेट नहीं लिया और इंटरेक्शन हो रहा है, आइसोलेट नहीं लिया, इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन वाला इंटरेक्शन है, तो अट्रैक्शन वाला इंटरेक्शन होगा तो जितनी मैंने एनर्जी कैलकुलेट करी, एटम पास पास में आए, एटम पास पास में आए तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो उसमें से मुझे कुछ एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी जो आप कैलकुलेट करोगे वो अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो हमेशा क्या होगी? गलत एनर्जी आएगी, ठीक है। और वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। फिक्स क्यों होती है? क्योंकि आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड के केस में वैल्यू हमेशा फिक्स आएगी, और वो फिक्स क्या होगी? सपोज करो एक्स, ठीक है। अगर जो इंटरेक्शन हुआ वो रिपल्शन हुआ तो इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, सॉरी इसमें प्लस करना पड़ेगा, और वो प्लस क्या करना पड़ेगा? जेड प्लस करना पड़ेगा। तो एनर्जी आपकी एक्स आएगी क्या है इंटरेक्शन के केस में? अट्रैक्शन या रिपल्शन के केस में, अट्रैक्शन या रिपल्शन के केस में ये जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी वो गलत आएगी, ठीक है। तो ना ही किसी प्रकार का अट्रैक्शन होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का रिपल्शन होना चाहिए, तभी आपकी एनर्जी कैसी आएगी? एक्यूरेट आएगी, ठीक है। इसीलिए गैसियस एटम को कैसा लिया गया है? आइसोलेटेड लिया गया है। ये समझ में आया? अब आयोनाइजेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? IE या IP से रिप्रेजेंट करते हैं, IE या IP से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी अगर यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल,
यूनिट क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की? किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, या यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। ठीक है, जो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं एनर्जी की यूनिट होगी, वो यूनिट क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में, ये यूनिट होती है। इतना आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखने के लिए एक जर्नल ऑर्डर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो जर्नल ऑर्डर समझने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा सेकंड पीरियड के एलिमेंट के। सेकंड पीरियड एलिमेंट, अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो देखो। सेकंड पीरियड के एलिमेंट जैसे कि लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1, बेरिलियम की होती है 1s2 2s2, बोरॉन की होती है 1s2 2s2 2p1, कार्बन की होती है 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन की होती है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन की होती है 1s2 2s2 2p4 और फ्लोरीन की होती है 1s2 2s2 2p5 और नियॉन की होती है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख ली। अगर शेल नंबर की बात की जाए तो शेल नंबर कितने? दो ही शेल हैं हर एक के केस में। हर एक एटम के केस में कितने शेल हैं? सेंटर में मैंने बताया न्यूक्लियस और ये मैंने बताया आउटसाइड में शेल। टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी है? सब में 2 और 2 हैं। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और फिर पेस्ट। सब में 2 2 शेल हैं, सभी में 2 2 शेल हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सब में अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? शेल नंबर आउटर मोस्ट कौन सी है? सेकंड। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम के केस में। अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये देखो, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? सेकंड, और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरीके से आप फ्लोरीन के भी बता सकते हो। ठीक है, फ्लोरीन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। इतना आया बात समझ? अगर हम जेड इफेक्टिव देखें, जेड इफेक्टिव देखें तो जेड इफेक्टिव हम देखेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, किसी भी आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन पर हम जेड इफेक्टिव देख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव का क्या रोल होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा या घटेगा? तो इसको देखने के लिए ये सोचो, लिथियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? लिथियम के पास प्रोटॉन है 3। फ्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? फ्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है 9। तो ये लिथियम कितने प्रोटॉन की मदद से इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? 3 प्रोटॉन की मदद से इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और यहां पर देखो, यहां पर फ्लोरीन के केस में कितने प्रोटॉन की मदद से ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? फ्लोरीन के केस में ये 9 प्रोटॉन की मदद से इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ज्यादा अच्छे से कौन खींच पाएगा? फ्लोरीन ही तो खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 की ताकत लग रही है और यहाँ पर 3 की ताकत लग रही है। अगर यहाँ पर 9 की ताकत लग रही है तो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन और पास में आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो शेल है वो श्रिंक हो जाएगी, इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा लिथियम के कंपैरिजन में।
ठीक है, साइज का ऑर्डर भी बता सकते हो आप। साइज का जो ऑर्डर होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होगा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। क्यों होता है, जेड इफेक्टिव के कारण होता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि लिथियम ने जो अपना इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखा हुआ है वो कम ताकत से होल्ड करके रखा हुआ है, और फ्लोरीन ने जो अपना इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखा हुआ है वो ज्यादा ताकत से होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो किसका इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं, आंसर है जो कम ताकत से खींचे हुए है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, कम एनर्जी का फोटोन इसको देंगे और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को हमें स्ट्राइक कराना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिथियम में लगेगी कि फ्लोरीन में लगेगी, आंसर है लिथियम में लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि यहां पर जो होल्डिंग पावर है वो कितने की है, केवल 3 की है। ठीक है, ये समझ में आया। तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर बता सकते हैं, एक जनरल ऑर्डर बता सकते हैं, और वो जनरल ऑर्डर क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी IE बढ़ेगी। क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड इफेक्टिव पर डिपेंड कर रहा है। तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो ट्रेंड मैंने बताया ये एक जनरल ट्रेंड है। ठीक है, इसके अलावा और भी फैक्टर हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं आगे बढ़ के। ठीक है, अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, पहला फैक्टर है जेड इफेक्टिव, और ये किस में देखते हैं हम, केवल पीरियड में। दूसरा फैक्टर होता है साइज, और साइज या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल्स। ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रुप के लिए। अब ग्रुप के लिए कैसे, वो चेक करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। इसमें अगर हम बात करें, लिथियम में बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी होती हैं, 2 होती हैं। सोडियम के केस में 3 होती हैं, पोटेशियम के केस में 4 होती हैं, रुबिडियम के केस में 5 होती हैं, और सीजियम के केस में 6 होती हैं। अब यहां पर देखो, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है, तो ये देखो न्यूक्लियस से सबसे पास में लिथियम का ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल कितनी है, 2 है, कम है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल को आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल को आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की दूरी भी तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी तो जो अट्रैक्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल को बढ़ाते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, तो अट्रैक्शन प्रोटॉन और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब डाउन द ग्रुप क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो सबसे आसानी से आप किस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, किस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, तो आंसर है सीजियम। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा अट्रैक्शन कम है, थोड़ी सी एनर्जी आप दोगे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group, ionization energy decreases.
क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो दूसरा फैक्टर हो गया। अब तीसरा फैक्टर देखते हैं, तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो चीजें आपको देखनी है, एक हाफ फील्ड और दूसरा फुली फील्ड। अब हाफ फील्ड क्या होता है? क्या हम S1 को हाफ फील्ड कंसीडर करेंगे? यहां पर हम S1 को हाफ फील्ड कंसीडर नहीं करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में। P3 हाफ फील्ड हो सकता है, D5 हाफ फील्ड हो सकता है, F7 हाफ फील्ड हो सकता है। फुली फील्ड क्या होगा? S2 फुली फील्ड होगा, P6 फुली फील्ड होगा, D10 फुली फील्ड होगा और F14 भी फुली फील्ड होगा। ठीक है, इन केसेस को हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है किसके केस में? हाफ फील्ड और फुली फील्ड के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब ये ज्यादा कैसे होती है ये सोचो। कंपैरिजन में कर रहा हूं P3 और P4 का, यहां पर देखेंगे सभी लोग। इस कंपैरिजन में मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करता हूं, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यहां पर कौन सा है? P3 है या P4? आंसर है P3 मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। मोर सिमेट्रिकल होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है, और किसी भी ज्यादा स्टेबल वाले एलिमेंट में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो मुश्किल से निकलेगा। अब भाई कोई चीज स्टेबल है, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, कोई एटम स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, तो वो निकलना चाहेगा क्या? वो पहले से स्टेबल है, क्यों निकलना चाहेगा? तो एनर्जी भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी ना। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जैसे सपोज करो आपकी जॉब है और आपकी जॉब में आप कमाते हो 60,000 रुपये कमाते हो। ठीक है, आप किसी दूसरी जॉब में स्विच करना चाहते हो, ठीक है, वो 50,000 रुपये दे रहा है, तो आप जाना चाहोगे क्या? नहीं जाना चाहोगे। आप तो पहले से स्टेबल हो ना, 60,000 रुपये कमा रहे हो, क्यों 50,000 के लिए भागोगे? ये समझ में आया? इसी तरीके से हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर का क्या मतलब होता है? पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है क्लोजनेस, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप खुद ही इमेजिन करो किसी भी एक शेल में जो सब शेल दूंगी S, P, D, F, सबसे ज्यादा क्लोज कौन सी शेल सब शेल होगी? S सबसे ज्यादा क्लोज होगी। अगर न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज S सब शेल है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी तो सबसे पास होगा ना, और सबसे पास होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आप उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तो S में पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है कंपेयर टू P, P में ज्यादा होती है कंपेयर टू D, D में ज्यादा होती है कंपेयर टू F। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो S2 और P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा कहां पर होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी S2 में, क्योंकि क्लोजनेस टू न्यूक्लियस है। तो S2 की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू P1। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी को बाइंड अप करते हैं विद एन एग्जाम्पल, उसको समझते हैं, फिर हमें स्पेसिफिकली समझ में आ जाएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अभी तक मैंने जो बताया था वो जनरल ट्रेंड बताया था। अब स्पेसिफिकली आप आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने की कोशिश करना। मैं एग्जांपल लेता हूं सेकंड पीरियड एलिमेंट के, फिर से सेकंड पीरियड एलिमेंट। अब सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फिर से बोलो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं दोबारा। लिथियम की क्या होगी?
आउटर मोस्ट शेल की ही लिख लेता हूँ 2s1, बेरिलियम की 2s2, बोरॉन की 2s2 2p1, कार्बन की 2s2 2p2, नाइट्रोजन की 2s2 2p3, ऑक्सीजन की 2s2 2p4, फ्लोरीन की 2s2 2p5 और नियॉन की 2s2 2p6। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? हाफ फील्ड और फुल फील्ड की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फुली फील्ड की तो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड सबसे ज्यादा किसकी होगी? सेकेंड पीरियड के लिए नियॉन की सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले मैं नियॉन का ही लिख लेता हूं एग्जांपल। नियॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और उससे आगे वाला देखो, जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसका कारण क्या है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरॉन। तो एक्सचेंज किस किस के बीच में होगा? बेरिलियम और बोरॉन के बीच में होगा और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। इसके बाद हमें ये चेक करना है सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? नियॉन की है, उसके बाद फ्लोरीन की होगी, इसके बाद किसकी एनर्जी ज्यादा हो? अच्छा, कम वाला ऑर्डर लिख रहे हैं। सबसे ज्यादा नियॉन की, उससे कम फ्लोरीन की है, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन की होगी, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की होगी, ऑक्सीजन के बाद कार्बन की होगी, कार्बन के बाद बेरिलियम की होगी और बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर लिथियम। तो किसी भी पीरियड में सबसे कम एनर्जी किसकी है आयनाइजेशन एनर्जी? वो लिथियम की है सेकेंड पीरियड में, और सेकेंड पीरियड में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? नियॉन की है। थैंक यू।